तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना पार्ट नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन और हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपकी 7 बेस यूनिट्स हैं वो क्या क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ होती है मीटर और इसका सिंबल है एम। आपको पता है जो ये मीटर है ये एसआई यूनिट है, लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा था। और हमको पता चलेगा कि मीटर क्या होता है ना। हमने मीटर की यूनिट कैसे निकाली, तो इसको डिफाइन किया किससे, जो वैल्यू ऑफ सी है। वैल्यू ऑफ सी किसको डिनोट करते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। और इसकी स्पीड कितनी है, 299792458 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर तो हमको पता चल गया कि ये वैक्यूम में इतने मीटर चलता है। अब पर सेकेंड, हमें पर सेकेंड हमने कैसे निकाला, सेकेंड मतलब वो टाइम ड्यूरेशन कैसे निकाली, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो निकाली हमने सीजियम के एटम से। तो जो सीजियम के एटम है वो 9192631770। इतनी बार जब वो ऑक्सीलेट करता है इसका मतलब 1 सेकेंड हो जाता है। इसका मतलब 1 सेकेंड में इतना ऑक्सीलेट करता है ना। और हमेशा अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा सभी के मन में कि सीजियम के एटम ही क्यों लिए, एटम्स तो बहुत सारे हैं। सीजियम के एटम हमने इसलिए लिए क्योंकि जो सीजियम का जो एटम का जो फ्रीक्वेंसी बहुत ही प्रिसाइज होती है ना। जितने भी इसमें एटम होते हैं, जैसे सीजियम में 133 एटम्स होते हैं, तो जब आप उनको एनर्जी दोगे, लाइट एनर्जी दोगे, तो सारे जितने भी एटम्स हैं एक साथ एनर्जाइज होंगे, एक साथ लाइट इमिट करेंगे। तो इसलिए हमने सीजियम एटम लिस्ट में लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली यूनिट है यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास थी किलोग्राम, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंबल हो गया इसका केजी, इसका हुआ मीटर, इसका हुआ केजी। ये कैसे इसको कैसे डिफाइन किया, इसके लिए हमने यूज किया प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एच, और इसकी वैल्यू होती है 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34, जिसकी यूनिट होती है क्या, जूल सेकेंड। ये क्या है, जूल सेकेंड। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब देखिए मीटर ऊपर डिफाइन हो गया, सेकेंड भी ऊपर डिफाइन हो गया, तो किलोग्राम हमने किससे डिफाइन कर लिया, अपना प्लैंक कांस्टेंट से। बचा सिर्फ किलोग्राम ना, तो यहां से हमने किलोग्राम की यूनिट डिफाइन कर ली। अब देखिए अभी यूनिट ऑफ टाइम, अगला यूनिट है टाइम यानी सेकेंड। अभी बताया ही है, देखिए यदि वो फिक्स वैल्यू, जो सीजियम के एटम है वो 1 सेकेंड में कितनी बार ऑक्सीलेट करते हैं, है ना। तो सीजियम के एटम की फ्रीक्वेंसी से हमने सेकेंड की जो यूनिट है वो डिफाइन कर चुके हैं ऊपर ही। फिर है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल ए, और सेकेंड का सिंबल क्या था, स्मॉल एस। अब देखिए एम्पियर का सिंबल ए हो गया, और आपको पता है जो एम्पियर है किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की। और इसको हमने डिफाइन किया फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, हम इस बार किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602176634 इंटू 10⁻⁻19। और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतने कूलाम। अब कूलाम को क्या बोल सकते हैं, कूलाम को बोल सकते हैं एम्पियर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड तो हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर ही गए। कैसे किया हमने, सीजियम की फ्रीक्वेंसी से, जो सीजियम एटम है उनकी फ्रीक्वेंसी से। बचा क्या, एम्पियर। तो एम्पियर को हम किससे डिफाइन कर लेंगे, एम्पियर को हम डिफाइन कर लेंगे कहां से, इलेक्ट्रिक चार्ज से, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ये तो ऑलरेडी डिफाइन है, बचा एम्पियर, तो यहां से हम इसको डिफाइन कर लेंगे, किसको, एम्पियर को। अब चलिए अब आगे है यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, और इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं। और इसके लिए हमने फिक्स वैल्यू ली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी किससे डिनोट करते हैं, के से। ठीक है जी, तो देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38। देखिए जो केल्विन होता है उसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं,
ठीक है जी। अब देखिए, तो बुक में इसको कैपिटल के कर देंगे इधर ना, स्मॉल के नहीं होगा। अब है द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और इसको डिफाइन करने के लिए देखिए, हर चीज को डिफाइन करने के लिए एक फिक्स वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। फिक्स वैल्यू क्यों पता होनी चाहिए? देखिए, फिक्स वैल्यू इसलिए पता चलनी चाहिए, सपोज हमने 1 मीटर पूरा मैंने डिफाइन कर लिया, है ना, तो मैं 1 मीटर 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 करके, तभी तो मैं कोई चीज मेजर कर पाऊंगी। जब मुझे कोई बेस यूनिट पता हो तभी तो मैं कुछ मेजर कर पाऊंगी। और बेस यूनिट पता होने के लिए हमें कुछ ऐसी यूनिट पता होनी चाहिए जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। आप ऊपर देखेंगे ना, जितने भी हमने अब तक डिफाइन किया है हमेशा एक फिक्स वैल्यू लेके किया है, क्योंकि फिक्स वैल्यू से ही आप किसी चीज को फिक्स कर सकते हैं, है ना। जो चीज वेरिएबल है उससे आप किसी चीज को फिक्स नहीं कर सकते। अब देखिए, तो केल्विन के लिए हमें किसकी फिक्स वैल्यू ली? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1.380649 इंटू 10⁻⁻23, जिसको आप एक्सप्रेस किस में करते हैं? जूल पर केल्विन में, और जो इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपका हो गया केल्विन इनवर्स। ये आपका केल्विन, ये भी कैपिटल के है, देखिए इधर, है ना। तो आपको देखिए, आपका केजी आपको डिफाइन हो गया, जो यूनिट ऑफ मास है। देखिए, यूनिट ऑफ मास हमने किससे डिफाइन कर लिया था? प्लैंक कांस्टेंट से। मीटर हमने स्पीड ऑफ लाइट से कर लिया था। सेकंड हमने कर लिया था किससे? सेकंड हमने कर लिया था सीजियम की फ्रीक्वेंसी से। बचा हमारा केल्विन, तो केल्विन हम किससे कर देंगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से। और अगर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे केल्विन को किस फिक्स यूनिट से, देख के फॉर केल्विन और के से ही हम डिनोट करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया मोल। देखिए, मोल, और इसका सिंबल क्या हो गया? ये ई हटा देंगे, इसका सिंबल हो जाएगा MOL। देखिए, जैसे आपको जो मोल है इसकी बहुत जरूरत पड़ी पहली कैलकुलेशन में, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, है ना। अगर आप उनको एक एक करके काउंट करेंगे तो आपको बहुत ही टिपिकल पड़ जाएंगी वो सारी चीजें। तो उस चीज के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू लेनी पड़ी। जैसे आप लेते हैं ना, जैसे केले हो गए, आप केले लेते हैं, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे कैसे भी हों, है ना, वो 12 ही आएंगे, वो फिक्स है। इसी तरह जो मोल है, मोल एक ऐसी यूनिट है जिसमें 6.0222 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज फिक्स है। कि एलिमेंट्री एंटिटीज कैसे बोला? कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? इतने एटम्स। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी आप एंटिटी रखो, ये फिक्स है बिल्कुल। जैसे एक मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, H2O के? तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये बिल्कुल फिक्स है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। ठीक है, इसने बोला है जो ये फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू कर दी, इसको बोल दिया इन्होंने एवोगैड्रो कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं Na से, है ना। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल इनवर्स। मोल इनवर्स क्यों होती है? क्योंकि इतना पर मोल, यानी एक मोल में इतनी एलिमेंट्री एंटिटीज होती हैं। फिर है, और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N ऑफ अ सिस्टम इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज, एंड एलिमेंट्री एंटिटीज में भी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल, कोई भी स्पीशीज, कोई भी ग्रुप ऑफ पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। अगर उसके आगे एक मोल लगा दिया तो इसका मतलब उसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज होगी। ठीक है जी। अब लास्ट आता है यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देखिए, तो इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और इसका सिंबल क्या होता है? CD। और ये किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, इन अ गिवन डायरेक्शन। और इसके लिए जो आपने फिक्स वैल्यू ली वो किसके लिए? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की। जो ल्यूमिनस इफिकेसी है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, देखिए मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसमें
जो आपके जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में आपके क्या करें, ऑक्सीलेट करें। मतलब जैसे सिर्फ ये, तो ये अगर एक ही डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहे हैं तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई, है ना। और इसकी जो ल्यूमिनस इफिकेसी होती है वो कितनी होती है, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, इतने हर्ट्ज होती है। तो इसके लिए कौन सी फिक्स वैल्यू आपने यूज की, इसके लिए फिक्स वैल्यू यूज की जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, उसकी ल्यूमिनस इफिकेसी जिसकी वैल्यू होती है 683, जिसकी वैल्यू होती है 683, और जिसको हम यूनिट के, और इस 683 को जो यूनिट है वो होगी आपकी ल्यूमन वॉट इनवर्स, ल्यूमन वॉट इनवर्स। अब देखिए जो ल्यूमन होता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला स्टेरेडियन वॉट इनवर्स। अब आपको पता है जो स्टेरेडियन है ये सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, मतलब किस एंगल से आपकी लाइट पड़ रही है। तो और इसको क्या लिख सकते हैं, कैंडेला स्टेरेडियन, और जो वाट इनवर्स है इसको कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम इनवर्स मीटर की पावर -2 और सेकंड क्यूब। तो देखिए अब आपको पता है, इसमें देखिए जो फाइनल यूनिट आई वो ये आई, हमें पता करनी है कैंडेला की, तो बाकी सब हमारे नॉन होने चाहिए। तो आपको पता है जो स्टेरेडियन है वो तो आपके एंगल की यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की, कि किस एंगल से लाइट पड़ रही है। फिर किलोग्राम है आपकी मास की यूनिट आपने किससे निकाली थी, मास की यूनिट आपने निकाली थी प्लैंक कांस्टेंट से, और मीटर की यूनिट किससे निकाली थी, स्पीड ऑफ लाइट से, और सेकंड की यूनिट आपने किससे निकाली थी, सेकंड की यूनिट आपने निकाली थी जो सीजियम के एटम्स है उनकी फ्रीक्वेंसी से। तो यहां से हम किसके पता कर लेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए इनकी जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ही रेयर टू रेयरेस्ट आती है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये सारी यूनिट्स होती हैं, है ना, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया है। ये सारी यूनिट्स होती हैं और इनके सिंबल क्या क्या होते हैं। जैसे यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होती है, जो ऐसा यूनिट है इसका सिंबल m है। यूनिट ऑफ मास होती है किलोग्राम, इसका सिंबल है kg। टाइम की है सेकंड, इसका सिंबल है स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर, इसका सिंबल है कैपिटल A। और टेम्परेचर की है केल्विन, इसका सिंबल है कैपिटल K। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, इसका सिंबल है MOL, एक ई हट जाएगा। और यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कैंडेला, जिसका सिंबल है CD। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर इसको अभी डिटेल में कराने बैठ जाएं तो आधा घंटा तो इसे ही समझाने में लगेगा। तो जब इसकी टर्न कभी आएगी आगे चैप्टर्स में तो उसको डिटेल में समझा देंगे। बाकी आपको ये वाली चीजें आपकी फिजिक्स में बहुत अच्छे से, आपका ये चैप्टर है जो चैप्टर का नाम है लाइट, उसमें ये इजीली आपका अवेलेबल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में प्रीफिक्स कौन कौन से यूज होते हैं, देखिए जैसे योक्टो है, योक्टो का सिंबल स्मॉल y है और मल्टीपल क्या होता है 10⁻24। और किसका मल्टीपल है ये भी तो पता होना चाहिए। ये मल्टीपल है मीटर का, यानी कि 1 योक्टो में कितने मीटर होते हैं, तो कितने मीटर होते हैं 10⁻24 मीटर। तो प्रीफिक्स क्या हुआ, तो इसका प्रीफिक्स क्या हुआ योक्टो, तो इसमें कितना हुआ मल्टीपल क्या हुआ 10⁻24, है ना। तो इसमें मल्टीपल हमें पता होना चाहिए। ये सब किसके प्रीफिक्स आप लगा रहे हो, मीटर के सामने प्रीफिक्स लगा रहे हो। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो किसी चीज से पहले लगता है, तो मीटर से पहले लग रहा है ना, तो मीटर के प्रीफिक्स है सारे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जेप्टो। योक्टो में कितना है 10⁻24, जेप्टो में है 10⁻21, और इसका जो सिंबल है स्मॉल z। एट्टो का में होता है 10⁻18, इसका सिंबल है A। फेम्टो देखिए, तो फेम्टो इंपॉर्टेंट है, इसकी काफी जगह यूज होता है। फेम्टो में कितना है 10⁻15 और इसका सिंबल है स्मॉल f। पीको का क्या है स्मॉल p 10⁻12 और नैनो भी 10⁻9 नैनो, और इसका सिंबल है स्मॉल n। और माइक्रो 10⁻6 माइक्रो
इसका सिंबल है म्यू। 10⁻³ ये मिली का है, इसका सिंबल है स्मॉल m। और सेंटी का है 10⁻², इसका सिंबल है स्मॉल c। डेकी का है 10⁻⁻1, इसका सिंबल है स्मॉल d। डेका का क्या है 10, इसका सिंबल है d। देखिए जो डेकी है देखने में छोटा लग रहा है ना, तो इसलिए इसमें -1 आएगा, और डेका बड़ा लग रहा है तो इसमें 10 आएगा। फिर है हेक्टो में कितना है 10⁻²। किलो का क्या है 10⁻3। मेगा में कितना होता है 10⁻6। तो यहां से आप इनको कनेक्ट कीजिए, यहां से मेगा में 10⁻6 है, लेकिन माइक्रो में क्या है 10⁻⁻6, और मेगा में क्या है 10⁻6, इसमें +6 है, इसमें -6 है। ठीक है जी। अब 10⁻9 ये क्या हो गया गीगा, और अगर आप वैसे देखें -9 में क्या था नैनो। फिर 10⁻12, 10⁻12 है टेरा, और इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। देखिए जितना भी अभी यहाँ पे आ जाएगा ना किलो के बाद जितने भी सिंबल है सारे कैपिटल में है। 6 के बाद इसमें देखिए 3 ऐड कर रहे हैं, 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 + 3 21 + 3 24। फिर आता है आपका पेटा का है कैपिटल P, और इसका जो मल्टीपल है वो 10⁻15। और एक्सा में है 10⁻18, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल E, ये है 10⁻21। जीटा देखिए जो मिलते जुलते हैं ना, मैं उन्हीं पे लगा रही हूँ। जीटा का मतलब हो गया बड़ा यानी 10⁻21, और जेप्टो का मतलब हो गया छोटा यानी 10⁻21। इसका सिंबल स्मॉल जेड, और इसका सिंबल हो गया आपका कैपिटल जेड। और योक्टो हो गया 10⁻24, और योटा हो गया 10⁻24। और योक्टो का सिंबल था स्मॉल y, और योटा का सिंबल है कैपिटल Y। तो इस तरह से आप भी अपनी तरफ से कुछ भी तिगड़मबाजी मिला के इनको थोड़ा याद करने की कोशिश कर सकते हैं। और जिन पे टिक लगा है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर हैं है ना, उसमें मोस्टली इन्हीं के मल्टीपल पूछे जाते हैं। बाकी चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मास एंड वेट। देखिए मास क्या होता है, अब बहुत से लोग समझते हैं कि जो मास है और जो वेट है वो दोनों सेम चीजें हैं, है ना, कि इसमें कितना वजन है। तो मास और वेट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। देखिए मास की यूनिट क्या होती है केजी, और वेट की यूनिट क्या होती है वेट की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो कैसे सेम हुए, है ना, अलग अलग हुए ना। अब देखिए मास क्या होता है। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जो भी मैटर होता है उसमें जो अमाउंट प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं मास बोलते हैं। जैसे ये मैटर है, इसमें जो अमाउंट प्रेजेंट है ये डार्क वाला, इसको बोल देंगे हम मास। इसको हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं तो मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान बोलते हैं। जबकि अगर आप वेट की बात करें कि वेट होता है एक फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, एक ऐसा फोर्स जो ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे लगाती है। जैसे ये है, आपको पता है ग्रेविटी के कारण जो फोर्स होता है वो किधर की तरफ लगता है नीचे की तरफ लगता है, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी जो इसका मास होगा इनटू ग्रेविटी यानी mg। और जब आप इस m की g से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी न्यूटन। तो मास की यूनिट अगर आपकी kg है तो वेट की यूनिट क्या होगी, वेट की यूनिट होगी आपकी न्यूटन। न्यूटन कैसे होगी, देखिए m की क्या होगी kg, m की यूनिट क्या होगी इधर कर देते हैं mg, m की यूनिट क्या होगी kg। और ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की होती है वही ग्रेविटी की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर सेकंड की पावर -2। और इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं क्या न्यूटन।
तो बिल्कुल सेम तो नहीं हुए। तो मास अगर अमाउंट को दर्शाता है तो वेट जो है वो फोर्स को दर्शाएगा, जो ग्रेविटी किस पे लगाती है, उस मास पे लगाती है। तो जो मास है वो कांस्टेंट होता है। देखिए मास हमेशा हर जगह कांस्टेंट होता है, चाहे आप धरती पे देख लीजिए, चाहे आप चांद पे देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, जो मास की वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट आएगी। जबकि जो वेट है वो वेरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। देखिए जैसे आपको पता है जो मून है, मून की जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 1/6 होती है किसकी? जो अर्थ की ग्रेविटी होती है ना। तो अगर हमारा यहाँ पे भार जो हमारा हम अर्थ पे देते हैं वो हमारा वेट होता है ना, वो हम मास से निकालते हैं, वो हम वेट निकालते हैं। सपोज हम अर्थ पे 60 kg के हैं, है ना, 60 न्यूटन के हैं, बोलते 60 kg है लेकिन वो किस में यूनिट होती है? वो होती है न्यूटन में। तो सपोज हम यहाँ 60 न्यूटन के हैं, हमारा यहाँ जो वेट है वो 60 है। तो अगर हम मून पे जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 का 1/6 क्या हो जाएगा? 6 kg। यानी कि सॉरी मून पे जाके कितना हो जाएगा? 10 kg। 60 का 1/6 कितना होगा? 60 का 1/6 होगा कितना? 10 kg, 10 न्यूटन। तो अगर हमारा जो वेट है वो यहाँ पे 60 न्यूटन है, तो अगर हम मून पे जाएं तो वो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। लेकिन मास अगर हमारा यहाँ पे 10 kg है तो हमारा मून पे भी 10 kg होगा, यूरेनस पे भी 10 kg होगा, ब्रह्मांड में कहीं चले जाए वो 10 kg ही होगा। ठीक है जी। द SI यूनिट ऑफ मास, अब SI यूनिट तो हमने मास की निकाल ली थी। और अगर आपसे पूछे कि मास की यूनिट निकालने के लिए हमने कौन सा फिक्स कांस्टेंट यूज किया था, तो मास की यूनिट निकालने के लिए हमने क्या यूज किया था? प्लैंक कांस्टेंट, यानी H, जिसकी वैल्यू थी ऑलमोस्ट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। हाउएवर इट्स फ्रैक्शन नेम्ड एज ग्राम। 1 kg होता है, 1000 ग्राम इज यूज्ड इन लेबोरेटरी, द स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। देखिए वैसे तो ऐसा यूनिट होती है आपकी kg मास की, लेकिन जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं, लैब में तो हमें बहुत छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं। अब उसको kg में तो निकाल नहीं सकते है ना, उसके लिए हम उससे भी ज्यादा छोटी यूनिट लेते हैं, ग्राम में, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब चलते हैं, अब हमारा अगला है वॉल्यूम। सबसे पहले कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है वो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है वो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। यानी जो 3 डायमेंशंस में कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे ये है, इसके बीच में ये जगह है, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। और अगर इसके बीच में मैं एक कैप रख दूं तो सपोज ये कैप है, कैप के जो अंदर हवा है ना, ये 3 डायमेंशंस में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर अगर मैं पानी भर दूं तो वो पानी का वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर 2D में देखें, ऐसे देखें है ना, सिर्फ 2D में लेंथ इनटू ब्रेथ में देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रेथ। तो 2D में हमेशा हम एरिया निकालते हैं और 3D में हम क्या निकालते हैं? 3D में हम निकालते हैं वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम की यूनिट्स है वो होती है लेंथ का क्यूब। ठीक है। सो इन SI सिस्टम में अगर बात करें, जो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब भी क्यों होगी? क्योंकि लेंथ का क्यूब दिया है और लेंथ का जो यूनिट होता है SI में वो होता है मीटर। तो लेंथ का अगर क्यूब है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर क्यूब ही क्या होगी? SI यूनिट्स में वॉल्यूम की यूनिट होगी। लेकिन आप केमिस्ट्री में मीटर क्यूब थोड़ा यूज करते हैं, इसे बहुत छोटे छोटे आप यूज करते हैं, है ना, तो स्मॉलर वॉल्यूम्स यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। और सबसे कॉमन यूनिट है लीटर, जो ऐसा यूनिट है नहीं, तो हमको लीटर को मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना आना चाहिए, मिलीलीटर में चेंज करना आना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना आना चाहिए,
और डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना। देखिए ये सारे चेंज जो एक यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, जितने भी वॉल्यूम से रिलेटेड आपकी यूनिट कन्वर्जन है। फिर भी यहाँ पे छोटा छोटा देखिए 1 लीटर में कितने ml होते हैं, ml यानी मिलीलीटर, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर। ये सारे वॉल्यूम क्या है, ये सारे वॉल्यूम इक्वल है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और मैं बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए बिल्कुल सिंपली यहां से देखिए वॉल्यूम का 1 मीटर क्यूब में होता है कितना, 1000 लीटर। सिर्फ एक ये यूनिट याद कीजिए, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो एक इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसका मतलब यही तो हुआ, तभी तो 1 मीटर क्यूब बना। तो इसकी जगह लिख देंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, सारी जीरोज ऐड करके कितनी हुई, 6, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इक्वल हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल टू है, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक कंफर्म है ये सब चीजें। तो 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब लीटर को ml में क्या करेंगे, देखिए 1 लीटर होता है 1000 ml, है ना, 1 लीटर होता है 1000 ml। और अगर आपको किस में चेंज करना है, देखिए अब इसकी जगह मैं ml लिख दूं, है ना, तो देखिए 1000 लीटर है। अब मैं इसकी जगह अगर मुझे ml लिखना है तो मैं इंटू 1000 करूंगी, तो 1000 इंटू 1000 ml, यानी कि 1000 लीटर हो गया आपका इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ml, है ना। या फिर ये हो गया 1000 लीटर हो गया 10 टू द पावर 6 ml, यानी कि वही आ जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा। ये सब चीजें तो ठीक हो गई। तो आप बिल्कुल इजीली इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। आपको जो भी यूनिट चाहिए, आपको बस एक ये लाइन याद रखनी है ना, और जो भी यूनिट चाहिए आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। सपोज आपको डेसीमीटर क्यूब में देखना है, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। तो देखिए 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब यही होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर, सब जगह 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर। ठीक है जी, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। और मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, ये भी बताया। ये 10 टू द पावर 3 और 1000 तो सेम है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। इस तरह से आप कोई भी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें यही हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपने लेबोरेटरी में देखा, उसमें तो मार्किंग होती है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। और ये सब चीजें किस में होती है, ये 1 ml में होती है, ये सब ml में होती है। ये जो ब्यूरेट होती है ना, जो ब्यूरेट होती है जिसको आप किस में यूज करते हैं, जिसको आप टाइट्रेशन में यूज करते हैं, तो इसमें ml में होता है ये। और पिपेट होती है जिसको आप सक करके मुंह से इसमें आप लिक्विड फिल करते हैं, ये कितने ml की होती है, 25 ml की होती है। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, ये 100 ml का होता है। और जो आपका इस तरह से वॉल्यूमेटेड फ्लास्क होता है ये 1 लीटर का होता है। यानी कि इसमें कितने ml है, इसमें यानी कि ml है 1000 ml।
जो अगली हमारी यूनिट है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या बताती है, डेंसिटी को अगर आप हिंदी में देखें, हिंदी में डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व। घनत्व मतलब जो घनापन है, घना मतलब देखिए हिंदी में क्यों बताया, देखिए हिंदी में जो मीनिंग निकालना ना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है अगर आप इंग्लिश में पढ़ें, है ना। तो जब आपको पता रहेगा इसको घनत्व बोलते हैं, घनत्व यानी कि घनापन। तो डेंसिटी का मतलब है कोई चीज कितनी घनी है, मतलब किसी के एटम्स कितने पास पास है, जिसके एटम्स जितने पास पास होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, जिसके एटम्स जितने दूर दूर होंगे उनकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो इसमें देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि जो सब्सटेंस की डेंसिटी है ये बताती है कि हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड, पार्टिकल्स कितने क्लोजली हैं। इफ डेंसिटी इज मोर इट मीन्स पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। अब देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। हम एसआई यूनिट में देखें, एसआई में तो देखिए केजी होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब में, या फिर हम इसको केजी पर मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन देखिए जब हम लैब में काम करते हैं तो ये जो केजी पर मीटर क्यूब है ना, ये काफी बड़ी यूनिट हो जाती है। तो इसकी छोटा रूप क्या होगा, इसका छोटा रूप होगा, केजी को हम चेंज कर देंगे इसमें ग्राम में और मीटर को कर देंगे हम सेंटीमीटर में। तो डेंसिटी किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है जी। अब जो अगली यूनिट है हमारी टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उसकी बेसिकली 3 स्केल पे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो जो के है यहाँ पे केल्विन, जो कैपिटल के है, ये हमारी क्या है, एसआई यूनिट है। जो थर्मोमीटर्स हैं इनके बेस पे जो थर्मोमीटर्स हैं वो नीचे दिखाए गए हैं। देखिए केल्विन के बेस पे ये है ना 273.15। इसका मतलब क्या है, ये अगर आप सेल्सियस पे देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट पे यही क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और यही क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इस पे वाटर जम जाता है। और अगर आप 25 डिग्री देखें तो यानी 273.15 जब केल्विन में चेंज करें 298 केल्विन हो जाएगा और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगी। ये सब रूम टेम्परेचर है। फिर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप केल्विन में चेंज करेंगे 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 373 केल्विन और इसमें हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हम कैसे निकाल रहे हैं, इनका देखिए सिंपल फॉर्मूला होता है, एक दूसरे में चेंज करने के लिए। डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपको केल्विन में चेंज करना है, कोई वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में दे रही है केल्विन में, तो उसमें 273.15 हम ऐड कर देंगे। देखिए जैसे इसमें है 0 डिग्री था, केल्विन में चेंज करना है, इसमें प्लस 273.15 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 273.15 केल्विन। 25 डिग्री था, इसमें 273.15 जोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, ये आएगा 298 केल्विन, है ना। तो ऑलमोस्ट 273. कैलकुलेशन में 0.15 नहीं जोड़ते, कैलकुलेशन में हम 273 सिंपली जोड़ देते हैं। तो देखिए 25 डिग्री में सिंपली 273 जोड़े तो ये आ जाएगा, 37 डिग्री में 273 जोड़े ये आ जाएगा, 100 में 273 जोड़े तो 373 केल्विन हो जाएगा। और अगर आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है ये। इस फॉर्मूले से सिंपल बड़े बड़े एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें 5/9 9/5 में ना कंफ्यूजन हो जाता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इधर एफ रखेंगे और ऊपर हमेशा बड़ी क्वांटिटी रखेंगे, तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 30। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या करेंगे 0, तो ये पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लीकेशन धरती पे किसी भी चीज के साथ करें 0 हो जाता है, सिर्फ बचेगा 35 प्लस 35 है तो 32 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह हम अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं।
तो आई होप आप इसमें अलग अलग वैल्यू पुट करके देखिए और निकाल के देखिए। जैसे एक वैल्यू मैं निकाल के दिखाती हूँ। जैसे रूम टेम्परेचर की वैल्यू है, मैंने कैसे याद करने के लिए कहा था, फ़ारेनहाइट डिग्री को करे ऊपर 9 डिवाइड बाई 5, बड़ा ऊपर रखूंगी छोटा नीचे, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये फॉर्मूला था। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे फ़ारेनहाइट में निकालना है 9/5, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या लिख दूंगी 25, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है रूम का टेम्परेचर। 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 प्लस 32, ये कितना हुआ 77। तो इसका मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या 77 ही आ रहा है? यस, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे कितना आ रहा है 77। तो इसी तरह आप अपने जो दूसरी वैल्यूज है उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक आपका जो यूनिट वाला मैटर था यहाँ तक खत्म हो गया। तो जो अगला टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये साइंटिफिक नोटेशन, ये सब चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो इससे आगे इस चैप्टर में जो भी है वो आप समझ के चलिए कि वो केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस है। अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया ना तो आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, लैब में कैलकुलेशन करने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको जो इससे अगली वीडियोस हैं वो बहुत गौर से, बहुत ध्यान से पढ़नी है और बहुत ध्यान से उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो ये आगे जो वीडियो आएगी कैलकुलेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं IIT JEE में, वो हम सारे सोल्व करेंगे। देखिए यहां तक तो सिंपल चीजें थी, अब इससे आगे जो भी होगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी सोल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आप थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस कीजिए, जो इसमें जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। और जो देखिए ये वाला क्वेश्चन है जैसे 1.15, इसको सोल्व कीजिए, है ना। इसमें आपको सिर्फ मैच करने हैं, माइक्रो को किससे मैच करेंगे, डेका को किससे मैच करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में ये प्रीफिक्स है, ये मीटर के रिस्पेक्ट में प्रीफिक्स है, गीगा के रिस्पेक्ट में, फेम्टो के रिस्पेक्ट में। जैसे फेम्टो होता है 10⁻⁻15, तो इसको ऐसे मैच कर देंगे, है ना। फिर है ये यूनिट कन्वर्जन में फिल इन द ब्लैंक करने हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, फिर 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, है ना। तो जैसे आप इसमें आपको ये सोल्व करना है अगली क्लास में। सबसे पहले हम यही सोल्व करवा देंगे फटाफट। पहले आप ट्राई कीजिए इसको खुद से सोल्व करने की। 1 मिलीग्राम में कितने केजी होते हैं, 1 केजी में कितने एनजी होते हैं, 1 ml में कितने लीटर होते हैं। एटलीस्ट थर्ड वाला तो आपको बहुत इजीली आप ये इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन ये है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इतनी है तो स्पीड ऑफ लाइट 2 नैनोसेकंड में कितनी होगी, है ना। एन किसका सिंबल था, नैनो का। फिर है इनको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। बेस यूनिट्स कौन सी थी, जैसे पीएम का मतलब था पिकोमीटर, है ना। बेस यूनिट का क्या होगा, मीटर, तो पिकोमीटर को मीटर में करना है ना। और एमजी हो गया मिलीग्राम, इसको आप ग्राम में करोगे, ग्राम में नहीं, इसको आप करोगे किलोग्राम में, है ना, क्योंकि जो बेस यूनिट होती है वो तो केजी होती है ना मास की। तो आपको ये 2-3 क्वेश्चन करने हैं दिमाग लगा के, और जो इससे अगली वीडियो होगी उसमें हम ये सारे बिल्कुल फटाफट सोल्व कर देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।